Hello students, welcome to Vidya Mandir classes. This is Chanchal and today we are going to discuss live quiz solution, quiz number 5. So again we are with chemical kinetics. Question number first. For the following reaction 2A plus में 3B gives us 3C plus में 4D. Expression for the rate of reaction. We have reaction 2A plus में 3B that will give 3C plus में 4D. For this reaction, we have to tell expression for the rate of reaction. For this reaction, we can write rate as minus of dA by dt टू क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका कॉफिशिएंट था ए का वो कहाँ आएगा आपका डेनोमिनेटर में, माइनस साइन फॉर द रिएक्टेंट. सिमिलरली फॉर द वी बी माइनस डी बी बाई 3 dt, right? And for C we can write 1 by 3 dC by dt. And for D 1 by 4 d of concentration of D by dt. Now match the options. Option number A, rate can be written as dA by dt. This is incorrect. Rate in term of A is minus of dA by dt by 2. ठीक है. In term of B is minus 1 by 3 dB by dt. This is also incorrect. In term of C, rate is 1 by 3 dC by dt. This is the correct option. And in term of D, rate is 1 by 4 d of d by dt. This is also incorrect. So for the question number 1, option C will be correct. Next check करते हैं. The time for the half period of a chemical reaction A gives us product is 1 hour. आपके पास केमिकल रिएक्शन है, A gives us प्रोडक्ट. इस रिएक्शन के लिए जो T हाफ है वो कितना गिवन है? दैट इज 1 आवर. ओके, हाफ लाइफ आपकी 1 घंटा गिवन है. जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 2 मोल पर लीटर. A नॉट कितना गिवन है इस टाइम पे? 2 मोल पर लीटर. ठीक है. उसके बाद आपको पूछा क्या है? हाउ मच टाइम डज इट टेक for the concentration to come from 0.5 to 0.25 mole per liter if it is a zero order reaction. लास्ट में आपको क्या गिवन है कि जो रिएक्शन है उसका जो ऑर्डर है दैट इज 0. अब आपको बताना क्या है कि रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा 0.5 कंसंट्रेशन से 0.25 तक पहुंचने में. कंसंट्रेशन के इस चेंज का ड्यूरेशन पूछा है, टाइम ड्यूरेशन पूछा है आपको. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए. तो वो क्या होता है? वो होता है कि फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो अपना टी हाफ है दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई 2k. और k जो है वो क्या है? रेट कांस्टेंट है. हमें टी हाफ गिवन है और उस पॉइंट पे हमें इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है. तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या निकालेंगे? रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? k विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ. ए नॉट गिवन है अपनी 2 मोल पर लीटर डिवाइड बाई 2 और टी हाफ गिवन है कितना? 1 आवर. तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो अपना रेट कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा? 1 मोल पर लीटर पर आवर. ये आ गया अपना रेट कांस्टेंट. इसके बाद आगे देखते हैं. आगे हमें क्या पूछा है? इस टाइम ड्यूरेशन के बारे में पूछा है कि कंसंट्रेशन को 0.5 से 0.25 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो अगेन जीरो ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में kT. दिस इज द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इक्वेशन नंबर 1. ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन अभी हमें कितनी गिवन है? 0.5. और कंसंट्रेशन को कहां तक पहुंचना है? 0.25 मोल पर लीटर तक. रेट कांस्टेंट हम पिछली इक्वेशन में निकाल चुके हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1. और टी हमें पूछा है. ओके, टी. तो यहां से अगर हम टी निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 माइनस में 0.25 और ये कितना आ जाएगा? 0.25. और यूनिट क्या होगी इस टाइम की? आर. अभी हमने टाइम की यूनिट क्या लेके चल रहे हैं? पूरे एक्सप्रेशन में आर लेके चल रहे हैं. तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
हमको 0.25 आर लगेंगे कंसंट्रेशन को 0.5 से 0.25 पहुंचने में। ओके, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, इसमें क्या है, अरेनियस इक्वेशन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अरेनियस इक्वेशन को लेके आपको 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। आउट ऑफ दीज 4 एक्सप्रेशन वी हैव टू सिलेक्ट विच इज द इनकरेक्ट। ओके, बेसिकली अरेनियस इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, k will be equal to a e raised to power minus ea by rt। दिस इज अवर बेसिक अरेनियस इक्वेशन। जो k है वो है रेट कांस्टेंट, जो a है दैट इज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ea आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, r इज योर कांस्टेंट एंड t इज योर टेम्परेचर। अब दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें दोनों साइड पहले ln ले लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ln ऑफ k विल बी इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ea बाई rt। ठीक है, ये हो गई अरेनियस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ln, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद देखो, अब इस इक्वेशन को मैं लॉग में चेंज करती हूँ। जब हम इस इक्वेशन को लॉग में चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, लॉग ऑफ k विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस में ea बाई 2.303 RT। अब क्या हुआ, ये लॉग में चेंज होगी। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले देखो, ये बी वाला ऑप्शन तो हमारी बेसिक इक्वेशन से मैच हो गया, k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस ea बाई RT। इसमें से 2 ऑप्शन हमें लॉग के फॉर्म में गिवन है, तो उसको ले लेते हैं। अब देखो, इसको मैं कैसे रीअरेंज कर सकती हूँ इक्वेशन नंबर 3 को, लॉग ए को इधर ले लेते हैं। लॉग ए विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा, लॉग ऑफ के प्लस में ई ए बाई 2.303 RT। इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 4। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। देखो आगे और क्या रीअरेंज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को देखो, ये जो आपके सेकंड इक्वेशन है ये ln की फॉर्म में है, जो ऑप्शन ए है वो भी आपका ln की फॉर्म में है। इसको रीअरेंज करने का ट्राई करते हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस में ea बाई RT। अब हम क्या करेंगे, ea बाई RT को एक तरफ रख लेंगे, ea बाई RT विल बी इक्वल टू व्हाट, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ k। ln ऑफ a माइनस में ln ऑफ b को हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ a प्लस b, ln ऑफ a बाई k। तो ये इक्वेशन क्या आ गई अपनी, ea बाई RT विल बी इक्वल टू ln ऑफ a बाई k। तो देखो ये जो ऑप्शन है ये भी तो यही कह रहा है, ln ऑफ a बाई k विल बी इक्वल टू a बाई RT। तो ऑप्शन ए भी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, जो हमारा लॉग ऑफ k है माइनस में ea बाई RT विल बी इक्वल टू a, ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। इसको आप किसी भी फॉर्म में रीअरेंज नहीं कर सकते, लॉग को आप सिर्फ इस तरीके से रीअरेंज कर सकते थे, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस फॉर्म में आप इसको रीअरेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा, किसके लिए, अरेनियस इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, okay, question number 4, for the equilibrium A is in equilibrium with B, delta H will be minus 40 किलोजूल, और जो रेशियो है एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज 2/3। ओके, आपको एक इक्विलिब्रियम दे रखा है, A इक्विलिब्रियम है में है B के साथ, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। इस इक्विलिब्रियम के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है दैट इज माइनस 40 किलोजूल पर मोल। ओके, और जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है और बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, उनका जो रेशियो है वो 2/3 गिवन है। ई फॉरवर्ड बाई ई बैकवर्ड कितना गिवन है, 2/3।
उसके बाद आपको ई फॉरवर्ड और ई बैकवर्ड की वैल्यूज पूछी है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक ग्राफ से देखते हैं। ये आपका रिएक्टेंट है, लेट्स से ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। जो आपका डेल्टा एच है इस क्वेश्चन के लिए, ये आपका एनर्जी का एक्सेस है सबसे पहली चीज, और ये आपका प्रोग्रेस बता रहा है रिएक्शन की, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच क्या होता है आपका, उसको हम लिखते हैं क्या, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है आपका बी, बी की एनर्जी यहां लाई कर रही है, रिएक्टेंट है आपका ए, ए की एनर्जी यहां लाई कर रही है, तो इसका जो रेशियो है वो क्या है आपका डेल्टा एच, दैट विल बी इक्वल टू -40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हम बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी होगी, ये आपकी ई थ्रेशोल्ड होगी ईटी। रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी एंड ई थ्रेशोल्ड का डिफरेंस, ये क्या है आपका ई बैकवर्ड, ठीक है। और ये इन दोनों का रेशियो हमें कितना गिवन है, ई फॉरवर्ड बाई ई बैकवर्ड विल बी 2/3, ठीक है। इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ये चीजें हमने ग्राफ से देख ली, ये वाला डिफरेंस है 40, इस डिफरेंस और इस डिफरेंस का रेशियो है वो है अपना 2/3, ओके। तो डेल्टा एच क्या होगा आपका, ई प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस में रिएक्टेंट की एनर्जी, ई फॉरवर्ड माइनस में ई बैकवर्ड, ये वाला जो डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, इनका डिफरेंस, ठीक है। तो ई फॉरवर्ड माइनस में ई बैकवर्ड, वही तो ये वाला डिफरेंस दे रहा है। अगर हम इस डिफरेंस में से इसको निकाल देंगे तो ये हमारा ये डिफरेंस बचेगा, ओके। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, ई फॉरवर्ड बाय और ई बैकवर्ड का रेशियो है 2/3, तो यहां से अगर मैं ई बैकवर्ड निकालूंगी तो वो कितना आ जाएगा, 3 ऑफ ई फॉरवर्ड बाई 2, 3/2 ई फॉरवर्ड। तो ई बैकवर्ड के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 3/2 ई फॉरवर्ड, ई फॉरवर्ड माइनस में 3/2 ई फॉरवर्ड। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ई फॉरवर्ड बाई कितना 2 माइनस ऑफ ई फॉरवर्ड बाई 2। अब डेल्टा एच है वो आपका कितना गिवन है, -40, -40 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई फॉरवर्ड बाई 2, माइनस से आप माइनस कैंसिल आउट करना, और ई जो फॉरवर्ड की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 80 किलो जूल पर मोल, राइट। ई फॉरवर्ड हम निकाल चुके हैं, ई बैकवर्ड कैसे निकलेगा, 3/2 ऑफ ई फॉरवर्ड, 3/2 ई फॉरवर्ड कितना निकला 80, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 120 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ई फॉरवर्ड कितना निकल के आया 80, ई फॉरवर्ड आपका 80 एंड ई बैकवर्ड कितना निकल के आया 120, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे इसमें क्या था, बस हमें ये वाला डिफरेंस दे रखा था, ये वाला डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इन दो एनर्जीज के डिफरेंस के, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, ई फॉरवर्ड और ई बैकवर्ड का रेशियो दे रखा था। आप किसी भी एक को दूसरे में चेंज कर सकते हो, हमने इस रिएक्शन को ई फॉरवर्ड की फॉर्म में लिख लिया, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन थी, यहां से हमने ई फॉरवर्ड निकाल लिया, फिर इन दोनों के रिलेशन से हमने ई बैकवर्ड निकाल लिया, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 4 आवर, जो टी हाफ है दैट इज गिवन टू बी 4 आवर, ओके। उसके बाद क्या बोला है, अगर जो इनिशियल मास है उस आइसोटोप का वो कितना है 200 ग्राम, ए नॉट कितना गिवन है इन ग्राम, अमाउंट 200 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पूछा है, मास रिमेन अनडिकेड आफ्टर 24 आवर,
T इज इक्वल टू 24 आवर, इतने टाइम तक आपकी रिएक्शन कैरी आउट होती है। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कितना मास लेफ्ट रह जाएगा जो कि डिके नहीं हुआ है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला क्या है, रिएक्शन का जो टी हाफ है वो 4 आर है। अब देखो जो भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं वो होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो होती हैं जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है, जो ये रिएक्शन है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होते हैं वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होती है उसकी कंसंट्रेशन पे। कौन सी कंसंट्रेशन पे, इनिशियल, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है उनकी जो टी हाफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आगे बात करते हैं। इनिशियल जो अमाउंट है वो आपको 400 गिवन है, और जो हाफ लाइफ है वो 4 आर गिवन है। दैट मीन्स 200 ग्राम से 100 ग्राम पहुंचने में आपको 4 आर लगेंगे। ठीक है, 24 आवर तक रिएक्शन चलती है। 24 आवर का मतलब है कितनी हाफ लाइफ, 24/4, दैट कम्स आउट टू बी 6 हाफ लाइफ। ठीक है, एक हाफ लाइफ के बाद आपकी जो अमाउंट है वो कितनी रह गई है, 100 ग्राम। इसके बाद हमने फिर से टी हाफ करा, दूसरी हाफ लाइफ टी हाफ 2, उसमें भी कितने घंटे लगेंगे, 4 आवर। दूसरी हाफ लाइफ के बाद जो आपकी अमाउंट है वो कितनी रह जाएगी, 50 ग्राम। ओके, क्योंकि जो हाफ लाइफ है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगेन देखते हैं, तीसरी हाफ लाइफ की बात करते हैं, टी हाफ 3। इसके बाद आपकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, 25 ग्राम, और हमें कितनी हाफ लाइफ कैरी आउट करनी है, 6। आगे चलते हैं, टी हाफ 4, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद आपका जो अमाउंट है दैट विल बी 12.5 ग्राम। उसके बाद चलते हैं टी हाफ 5 पे, ये आपकी फिफ्थ हाफ लाइफ। इसके बाद जो आपकी अमाउंट है वो इसकी हाफ हो जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 6.2 कितना हो जाएगा, 6.25। अगेन सिक्स हाफ लाइफ, टी हाफ बाई 6। इसके बाद जो आपकी अमाउंट है वो क्या होगी, इस अमाउंट की हाफ, दैट इज 3.125 ग्राम। ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये आपकी 6 हाफ लाइफ के बाद रह जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो था आपने एक तरीके से अपने कॉमन नॉलेज से कर लिया कि एक हाफ लाइफ के बाद इतना, दूसरे के बाद इतना, देन थर्ड एंड सो ऑन। दूसरा आप सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे। वो फॉर्मूला क्या है, आपको कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट निकालनी है किसी टाइम टी पे, वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू में 1/2 रेज़ टू पावर n। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इस क्वेश्चन के लिए जो आपका n है उसकी वैल्यू है 6। अमाउंट आपको किसी टाइम t पे निकालनी है। a नॉट कितनी गिवन है, 200 ग्राम, 1/2 की पावर 6। जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो अगेन आपका आंसर सेम आएगा, 3.125 ग्राम। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे देख सकते हो, अगर फॉर्मूला याद है तो स्पीडली इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच इज द करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट गिवन है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट को हम कैसे लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0। इसका क्या मतलब है, रेट आपका रेट कांस्टेंट के बराबर होगा फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जो रेट की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, रेट कांस्टेंट की। तो रेट की यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 टाइम इनवर्स
यही तो होगी किसकी यूनिट, रेट की यूनिट, और जीरो ऑर्डर के लिए यही हो जाएगी रेट कांस्टेंट की यूनिट। इसमें क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, तो ये भी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगले में क्या है, जब प्लॉट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज द लीनियर विथ नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट। ओके, तो देखो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज AT विल बी इक्वल टू, AT क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t, इनिशियल कंसंट्रेशन इज A नॉट माइनस में KT। ये है आपकी इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। अब देखो किसके ग्राफ की बात की गई है, एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AT वर्सेस टाइम, टाइम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ये वाला ग्राफ बनाऊंगी तो AT मेरा y हो गया, T मेरा x हो गया, तो मेरा m क्या हो गया, स्लोप m हो गया मेरा माइनस के, तो स्लोप मेरा नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट A नॉट होगा, पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो। स्लोप जो होगा इसका दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट, और जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट। तो स्टेटमेंट में क्या गिवन था, जो ये प्लॉट है उसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है, एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट होगा, सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका करेक्ट। अब देखते हैं वाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। टी में क्या बोला गया है, द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज लीनियर विद द पॉजिटिव स्लोप। रिएक्शन का स्लोप कैसा था, अभी हमारा हमने देखा नेगेटिव था, इस वजह से क्या होगी, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो आया है नेगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट, इसमें आपको गिवन है पॉजिटिव स्लोप, दिस इज अवर इनकरेक्ट वन। तो हमने देखा कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की बात की गई है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से इनकरेक्ट वन पहचाननी है हमें, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट है। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना स्लो रेट होगा। देखो एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे देख सकते हैं, अगर हम सबसे पहले इस ग्राफ को समझते हैं, ये है मेरा एनर्जी की एक्सेस, दिस इज माय प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दिस इज माय प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर हम ग्राफ बनाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, दिस इज माय प्रोडक्ट की एनर्जी, और ये क्या है, मेरी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ई थ्रेशोल्ड। तो इसका क्या मतलब है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी चाहिए, किसके लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो रिएक्टेंट की एनर्जी और ई थ्रेशोल्ड के बीच का जो गैप है वो किसको करस्पॉन्ड करता है, ई एक्टिवेशन को। जितनी ज्यादा ई एक्टिवेशन होगी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा टाइम लगेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उस एनर्जी तक पहुंचने में, और उतना ही स्लो क्या होगा, रेट होगा। और जितनी कम ये एनर्जी गैप होगा उतनी ही जल्दी क्या होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन बी देखते हैं, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ देते हैं। लेट्स से अभी रिएक्शन इस पाथ से जाके प्रोडक्ट बना रही थी, अब रिएक्टेंट इस वाले पाथ से जाके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो नया पाथ होगा उसकी क्या खास बात होगी कि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो दिस मच थी, अब हमारी नई एक्टिवेशन एनर्जी ई डैश, ये वाला डिफरेंस है। तो कैटलिस्ट नया पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है। अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ई डैश ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, तो क्या होगी, जो आपका जो रेट है रिएक्शन का वो बढ़ जाएगा। तो जो कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, और
एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया कि कैटलिस्ट के यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जूल पर मोल पर केल्विन इनवर्स। अब देखो जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या क्या हो सकती है, एनर्जी को या तो आप किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जूल पर मोल में भी कर सकते हो, जूल पर मोल में भी कर सकते हो, या फिर जूल पर मोल, या फिर आप किलो कैलोरी पर मोल में कर सकते हो। तो ये क्या होती है, जनरल यूनिट होती है एनर्जी की। एनर्जी को हम टेम्परेचर की यूनिट में नहीं दिखाते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। बिल्कुल करेक्ट है, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा रेट होगा, उतना ही कम रेट होगा, और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा रेट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इनवर्स रिलेशन रख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली रिलेटेड है विद द एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन ज्यादा होगी उतना ही स्लो रेट होगा। तो ये भी क्या हो गया आपका करेक्ट। और हमें ऑप्शन में क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट। तो ये ही क्या हो जाएगा इस रिस्पेक्ट में करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन, द रिएक्शन 2N2O5 विल गिव 4NO2 प्लस में O2। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। द प्रेशर ऑफ द वेसल कंटेनिंग ओनली N2O5 was found to increase from 50 mm of Hg to 87.5 mm of Hg in the 30 minute। देखो क्या है इसमें, रिएक्शन है मेरी 2N2O5 will give 4NO2 प्लस में O2। ये रिएक्शन फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए इस जो रिएक्शन, अगर मैंने ये रिएक्शन वेसल ले ली, तो जो इनिशियल प्रेशर था वो कितना गिवन था आपको, T इक्वल्स टू 0 पे 50 mm Hg, ठीक है। अब इस प्रेशर को 50 mm ऑफ Hg से 87.5 mm Hg पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। 30 मिनट में ये प्रेशर 50 से 87.5 तक जा रहा है। उसके बाद क्या बोला है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस आफ्टर 60 मिनट विल बी। अगर मैं इस रिएक्शन की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 30 से बढ़ा के 60 कर दूं, तब जो प्रेशर है वो कितना होगा। और मान के क्या चलना है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। देखते हैं 2N2O5 will give 4NO2 प्लस में O2, ठीक है। इनिशियल जो प्रेशर है वो हमें 50 गिवन है, T इक्वल टू 0 पे कितना गिवन है, 50 mm ऑफ Hg। T इक्वल टू 30 पे मान लेते हैं कि 50 में से P अमाउंट डिक्रीज की होगी, तो इसकी 2P बनी होगी और इसकी बनी होगी P/2, P/2। 30 T इक्वल टू 30 पे जो ये सब है, इन सब का जो टोटल प्रेशर है वो कितना दे रखा है, 87.5। तो पुट कर देते हैं 50 माइनस P प्लस 2P प्लस P/2 विल बी इक्वल टू 87.5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 प्लस में 3/2P विल बी इक्वल टू 87.5। P के लिए सॉल्व करते हैं, 3/2P विल बी इक्वल टू, इधर से ये माइनस होगा 87.5 माइनस में 50। जब आप P के लिए सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25 mm ऑफ Hg। तो T इक्वल टू 50 पे जो P है वो आपका 25 है। तो जो N2O5 का प्रेशर है दैट इज वो कितना दे रखा है, 50 माइनस P।
P की वैल्यू आई है 25, तो हमारा कितना आ गया 25 mmHg आ गया N2O5 का प्रेशर एट द T इज इक्वल टू 30 मिनट। तो देखो इससे हमें क्या पता लगा, इनिशियल जो प्रेशर था वो N2O5 की वजह से था और वो कितना गिवन था 50 mm of Hg। T इज इक्वल टू 30 में वो 50 से घट के कितना हो गया 25 mm of Hg। दैट मीन्स ये जो इस रिएक्शन का क्या है हाफ लाइफ टाइम है, इसको 50 से अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट कितना हो गया 30 मिनट में हाफ हो गया है। तो इस रिएक्शन का जो टी हाफ है उसको मैं कितना ले सकती हूँ 30 मिनट, ठीक है। और हमें जो फाइनल प्रेशर पूछा है वो 60 मिनट के बाद पूछा है। अगर हाफ लाइफ 30 मिनट है तो 60 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी 60 मिनट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, ठीक है। 2 हाफ लाइफ का क्या मतलब है, जो N2O5 का प्रेशर है, N2O5 का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर एक हाफ लाइफ में हाफ हो रहा है तो 2 हाफ लाइफ में कितना होगा 1/4 हो जाएगा। ओके, तो अगेन देखो N2O5 हमें दे रहा था NO2 प्लस में O2, बैलेंस कर लेते हैं 2 and 4। T इज इक्वल टू 60 पे क्या होगा, लेट्स से इसका 50 में से P डैश डिसोसिएट किया, इसका कितना बना 2P डैश, इसका P डैश, ठीक है। अब हमें पता है कि 50 माइनस में जो P डैश है ये क्या है, T इज इक्वल टू 60 पे प्रेशर है N2O5 का, ये कितना होगा 1/4 होगा इनिशियल के। इनिशियल कितना था 50 था, 50 था, ये क्या हो जाएगा 50/4, ठीक है। यहां से हम P डैश के लिए सॉल्व करेंगे। अब जो हम P डैश के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, P डैश विल बी इक्वल टू 50 माइनस में 50/4, 200 माइनस में 50/4 दैट विल बी इक्वल टू 150/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 जा, P डैश विल बी इक्वल टू 3, कितना होगा 3 2 7 37.5, ये क्या आ गया P डैश की वैल्यू। आपको क्या निकालना है, प्रेशर, टोटल प्रेशर एट T इज इक्वल टू 30 मिनट, टोटल प्रेशर एट T इज इक्वल टू 60 मिनट क्या है ये वाली वैल्यू। तो इसी के लिए हमें सॉल्व करना है 50 माइनस में P डैश प्लस में 2P डैश प्लस में P डैश, ये हमें निकालना है। तो P डैश के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 37.5 कर देते हैं, 30 माइनस में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में 3P डैश बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ गया था हमारा 50 प्लस में 3P डैश बाई 2 और P डैश की वैल्यू कितनी थी 37.5/2। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 106 कितना 25 मिनट इन 25 mm of Hg। ये क्या आ गया आपका टोटल प्रेशर आ गया आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद जो टोटल प्रेशर होगा रिएक्शन वेसल का दैट इज योर 106.25 mm of Hg। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना था, T इज इक्वल टू 30 को लेके हमने रिएक्टेंट का प्रेशर निकाला, तो हमें पता लगा 30 मिनट रिएक्टेंट के प्रेशर को हाफ होने में लग रहे हैं, तो उसको हमने क्या किया हाफ लाइफ कंसीडर कर लिया कि T हाफ हमारी 30 मिनट थी। हमको फाइनल प्रेशर पूछा था 60 मिनट पे, 60 मिनट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद जो रिएक्टेंट का प्रेशर होगा वो 1/4 हो जाएगा, उसको हमने 1/4 मान के P डैश के लिए सॉल्व किया। फिर P डैश के प्लेस पे हमने ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो पुट करके हमने क्या किया फाइनल प्रेशर निकाल लिया एट T इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये था आपका क्वेश्चन 8। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन दिस मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये कुछ मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए आपको क्या पूछा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपको पता क्या होना चाहिए, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए वो क्या होता है, स्लो स्टेप। जो आपका सबसे स्लो स्टेप होगा वो क्या होता है, आपका रेट को डिटरमाइन करता है। अब कौन सा स्टेप स्लो होगा कौन सा फास्ट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो देखो अगर मैं बात करूं ए से बी जाने वाले पाथ की, ठीक है, तो इस पाथ में मुझे कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है, दिस मच एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। जो बी टू सी है उसमें मुझे कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ये वाली। अगर मैं सी से डी की बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस मच, ठीक है। तो देखो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी उतना ही स्लो क्या होगा, वो पर्टिकुलर स्टेप होगा। तो सबसे ज्यादा आप अगर कंपेयर करोगे ग्राफ के थ्रू तो आपको दिखेगा जो सी से डी जाने वाला स्टेप है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सी की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। तो जो सी से डी वाला स्टेप है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है अपना, कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर एक्टिवेशन एनर्जी, हायर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अगर इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ये वाला स्टेप क्या होगा, सबसे स्लो होगा, और जो स्लो स्टेप होता है वही क्या करेगा, अपना रेट को डिटरमाइन करेगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है दैट विल बी सी टू डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, an addition of a catalyst to the following reaction would have what effect। कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका आपको पाथ इस टाइप का शो कर रखा है, कुछ आपको ना रेंज दे रखी है, ये वाला डिफरेंस आपको ए दे रखा है, ये इस एनर्जी और इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच का डिफरेंस बी दे रखा है, और ये वाला डिफरेंस सी दे रखा है। अब आपको क्या दिया है कि हमने इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट डालने से इनमें से कौन सा किस तरीके से चेंज होगा। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, अगेन देख लेते हैं हम, ये हमारी एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस किस टाइप से दे रखी है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमें दे रखा है कितना, ए। रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो दे रखा है बी, एंड प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, सी, ठीक है। अब देखो कैटलिस्ट अगर मैं डालूंगी तो क्या होगा, रिएक्शन एक ऑल्टरनेट पाथ से कैरी आउट होगी और जिस पाथ की ई एक्टिवेशन कम होगी। तो देखो ई एक्टिवेशन कैसे कम होगी, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो गैप होता है इसी को हम बोलते हैं ई एक्टिवेशन। अब जो नया पाथ होगा वो क्या करेगा, इस टाइप से जाएगा, उससे क्या फायदा होगा। अब देखो ये है हमारी नई ट्रांजिशन स्टेट, इसके और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो पहले से कम है, तो हमने क्या किया, ई एक्टिवेशन को डिक्रीज किया और हमने प्रोडक्ट बना दिया। तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, वो रिएक्शन को एक नए पाथ से कैरी आउट करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमारे ईए को चेंज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हैं, ठीक है। एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या गिवन है, ए वुड डिक्रीज, जो ये ए है ये आपका डिक्रीज होगा क्या डालने से, कैटलिस्ट डालने से। देखो ए क्या है, ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी गैप है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो ये डेल्टा एच है ये क्या है, थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, थर्मोडायनेमिक टर्म है, ठीक है। और जो कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी थर्मोडायनेमिक्स को अफेक्ट नहीं करते हैं। ये वाला जो डिफरेंस है देखो कैटलिस्ट डालने के बाद भी उतना ही है, रिएक्टेंट के बीच का एनर्जी डिफरेंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी डिफरेंस, और ये विदाउट कैटलिस्ट में भी उतना ही था, क्योंकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो काइनेटिक फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। जो डेल्टा एच है वो अपना थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, थर्मोडायनेमिक फैक्टर कभी भी कैटलिस्ट के साथ चेंज नहीं होते, तो डेल्टा एच क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ए ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, आप ग्राफ से भी देख सकते हो। अगला क्या है, बी वुड इंक्रीज,
बी क्या है आपका, फॉरवर्ड रिएक्शन की ई एक्टिवेशन है बी, ये इंक्रीज कर रही है क्या डालने से, कैटलिस्ट डालने से। तो देखो पहले बी इतनी थी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट डालने के बाद ये क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो बी क्या है, बी हमारा कॉरस्पॉन्ड कर रही है ई एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि डिक्रीज करेगी किस वजह से, डिक्रीज करेगी ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, ई एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है, तो बी तो करनी चाहिए थी डिक्रीज, तो ये भी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट था। ऑप्शन सी को देखते हैं, सी वुड इंक्रीज, जो आपका सी है, सी क्या है, सी वुड डिक्रीज, सी क्या है आपका, एनर्जी डिफरेंस है प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, तो सी हमारा है ई एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन को बैकवर्ड जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी, और उसके पास ओरिजिनल कितनी एनर्जी है, दिस मच एनर्जी। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ई एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये सी पहले ओरिजिनली इतनी थी, ये थी आपकी सी, कैटलिस्ट डालने के बाद ये कितनी हो गई, दिस मच, सी डैश, सी डैश क्या है, सी से कम है, तो सी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी वुड डिक्रीज, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी क्या था, नन ऑफ दिस, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसका सिर्फ सिंपल सा रोल क्या था, कैटलिस्ट ने एक नया पाथ दिया रिएक्शन को, जिससे आपकी फॉरवर्ड स्टेप की भी एक्टिवेशन कम हुई, बैकवर्ड स्टेप की भी एक्टिवेशन कम हुई, और आपका जो थर्मोडायनेमिक टर्म थी दैट इज डेल्टा एच, वो क्या रही, इंटैक्ट रही, वो चेंज नहीं हुई। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। केमिकल काइनेटिक्स के हमने ई एक्टिवेशन को लेके और कैटलिस्ट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।